नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज आपके आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है, उसका यह पार्ट 39 है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को मध्य प्रदेश की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि इंदौर। इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। सूती वस्त्र उत्पादन में राज्य का देश में तीसरा स्थान है। इस समय राज्य में कुल 65 सूती वस्त्र मिलें जो है संचालित हो रही है। राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल जो है बुरहानपुर में वर्ष 1906 में स्थापित की गई थी। तो सूती वस्त्र की पहली मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई थी? तो उस जिले का नाम है बुरहानपुर। और किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो वर्ष 1906 में, जो कि एक असफल मिल रही थी। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो सफल मिल है वह कब लगाई गई थी? तो जो सफल मिल है 1906 के बाद, 1906 के एक साल बाद यानी कि 1907 में स्थापित मालवा मिल जो कि इंदौर में स्थित है, यह जो है एक सफल मिल या सूती वस्त्र की एक सफल मिल जो कि इंदौर में स्थापित की गई थी। किस वर्ष में की गई थी? तो 1907 में। तो यहाँ पर बिल्कुल भी जो है कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर एग्जाम में आता है कि सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाई गई थी, तो वह है बुरहानपुर। और वह जो मिल लगाई गई थी असफल रही थी। अगर क्वेश्चन आता है कि सफल मिल जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाई गई थी और कब लगाई गई थी, तो इंदौर और 1907 में। वहीं मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र की जो सर्वाधिक मिलें हैं वह इंदौर में ही स्थित है। इसलिए इंदौर को जो है सूती वस्त्र उद्योगों का केंद्र भी कहा जाता है। साथ ही इंदौर जो है मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी एवं मिनी बॉम्बे के नाम से भी जो है इंदौर को जाना जाता है। साथ ही जो है अब इसको सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी जाना जाने लगा है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी पूरी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध है, जिसमें कि एमपी जीके का 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक बुक हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि पूरे अगस्त मंथ का है। साथ ही कुछ और बुक्स जो कि करंट आउटलुक से ही संबंधित है, यह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और नोट्स जिसमें कि एमपीजीके के रामबाण नोट्स है। साथ ही एनसीईआरटी की कंप्लीट समरी साइंस की भी हमारे पास उपलब्ध है। तो इनमें से परचेस कुछ भी करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो अंतर्वर्ती जिले उन जिलों को बोला जाता है जिन जिलों की सीमा अन्य किसी राज्य से जो है टच नहीं होती है या स्पर्श नहीं होती है, उन जिलों को जो है अंतर्वर्ती जिले बोला जाता है। और इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है 18 जिले जो है मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 18 जिले ऐसे हैं जिनकी जो सीमा है किसी भी अन्य राज्य से टच नहीं होती है। देख लेते हैं वह 18 जिले और कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के वे जिले जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है, उनकी जो कुल संख्या है 18 है। और इन जिलों के नाम इस प्रकार है: ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, मंडला और उमरिया। तो यह कुल जो है 18 जिले ऐसे हैं जिनकी जो और सीमा है अन्य राज्यों को टच नहीं करती। वहीं जो पिछला वीडियो यानी कि कल का वीडियो था उसमें बताया था कि मध्य प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जो कि 2 राज्यों की जो सीमा है उनको टच करते हैं। उन जिलों के नाम इस प्रकार है: पहला जो है वह है बालाघाट जिला, दूसरा है सिंगरौली जिला, तीसरा जो जिला था वह था अलीराजपुर जिला, चौथा जो था झाबुआ जिला, और पांचवा और छठवां जो जिला था वह थे ऊपर के यानी कि उत्तरी भाग के जिले थे। एक था शिवपुरी और दूसरा था मुरैना। तो यह जो है 6 जिले इस प्रकार है जो कि 2 राज्यों की सीमा को जो है टच करते हैं। इनको एक बार और देख लीजिए। जो पहला था सिंगरौली था, फिर ऊपर की ये
सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ, मुरैना और ये हो गया शिवपुरी। तो यह कुछ कुल 6 जिले हैं जो कि इन जिलों की ऐसे जिले 6 ऐसे जिले हैं जो कि 2 राज्यों की सीमा जो है उनको टच करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिलों में पाई जाने वाली लाल पीली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो जो लाल पीली मृदा है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मंडला एवं बालाघाट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है लाल पीली मृदा पाई जाती है, या जो बघेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर जो है लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो यह जो लाल पीली मृदा है किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है धान की खेती के लिए। यह जो लाल पीली मृदा है यह उपयुक्त है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। लाल पीली मृदा का निर्माण प्राचीन रवेदार तथा रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। मध्य प्रदेश में यह मृदा राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 36% भूभाग पर विस्तृत है, जो मुख्य रूप से बुंदेलखंड एवं बघेलखंड क्षेत्र, विशेषकर मंडला, बालाघाट, सीधी एवं शहडोल जिलों में पाई जाती है। इस मृदा में जो लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, तथा जो पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड की जल से क्रिया के कारण जो है होता है। यह मृदा धान की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है, और यह जो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय या एसिड होती है। इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस है एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा जो है बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती है, अनुवर भूमि के रूप में पाई जाती है। तो यह थी लाल पीली मृदा से जुड़ी पूरी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नमामि देव नर्मदे यात्रा का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन है वर्ष 2016 में नमामि देव नर्मदे यात्रा का जो शुभारंभ है वह किया गया था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माने जाने वाली नर्मदा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण के उद्देश्य से 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से नमामि देव नर्मदे यात्रा का शुभारंभ किया गया था। यह जो यात्रा है 148 दिनों तक लगभग 16 जिलों में 3350 किलोमीटर की दूरी जो है इस यात्रा के अंतर्गत तय की गई थी, और इसका जो समापन है 15 मई 2017 को हुआ था। साथ ही यहाँ पर जो है नर्मदा नदी की बात आई है तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। इसका जो उद्गम होता है अमरकंटक, वो अमरकंटक से होता है। अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है, यानी कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा नदी का जो है उद्गम होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वह 1312 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है यह 177 किलोमीटर है। देश की जो है यह 5वीं सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो यह थी नर्मदा नदी से जुड़ी पूरी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन बी, यानी कि जो चंबल घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश में सिंचाई के विभिन्न साधन, नहर, तालाब एवं अन्य स्रोत उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख रूप से नहरें सम्मिलित है। राज्यों में नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई चंबल घाटी क्षेत्र, मध्य मालवा एवं पूर्वी जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है वहाँ पर की जाती है। वहीं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो यह चंबल घाटी क्षेत्र, मध्य मालवा क्षेत्र और सतपुड़ा जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है सर्वाधिक सिंचाई जो है नहरों के माध्यम से की जाती है। अगर वहीं पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचाई है कुओं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है, जो मुख्यतः मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार तथा सतपुड़ा व नर्मदा घाटी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से प्रचलित है। यानी कि इन क्षेत्रों में जो है कुओं और नलकूपों से जो है सिंचाई की जाती है। वहीं मध्य प्रदेश में कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई जो जिला है वह मंदसौर जिला है, तथा नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जो जिला है वह इंदौर है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी पूरी जानकारी डिटेल में। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रामसार समझौते के अंतर्गत आर्द्र भूमि सूची में राजा भोज झील को किस वर्ष में सम्मिलित किया गया। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है वर्ष 2002 में। राजा भोज झील जो कि भोपाल में स्थित है, इसको अंतर्राष्ट्रीय रामसार समझौते के अंतर्गत आर्द्र भूमि सूची में सम्मिलित किया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी।
प्रदेश में झीलों और अन्य जलाशयों के उचित प्रबंधन एवं संरक्षण के उद्देश्य से 26 मई 2004 को मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण गठन किया गया था। तो मध्य प्रदेश में झीलों के संरक्षण और उसके उचित प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 26 मई 2004 को इसका गठन किया गया था। वहीं जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव या GBIC की सहायता से भोपाल के बड़े तथा छोटे तालाबों में वर्ष 1995 से वर्ष 2004 तक भोज वेटलैंड परियोजना का क्रियान्वयन भी किया गया था। तो भोज वेटलैंड जो परियोजना है इसका क्रियान्वयन 1995 से 2004 तक किया गया था। और किस देश के बैंक की सहायता से किया गया था? तो जापान का जो बैंक था उस बैंक की सहायता से जो है भोपाल में भोज वेटलैंड परियोजना का क्रियान्वयन किया गया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय रामसर समझौते के अंतर्गत आर्द्रभूमि की सूची में वर्ष 2002 में राजा भोज झील जो कि भोपाल में स्थित है उसको सम्मिलित किया गया था। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी पूरी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जो है सर्वाधिक मेले लगते हैं। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। किसी विशेष स्थान पर जन समूह द्वारा सामूहिक रूप से मनाए जाने वाले उत्सव को मेला कहते हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप का जो अद्वितीय सम्मेलन है वह होता है, या इनका जो मिलन है वह होता है। प्रदेश में लगभग 1400 स्थान पर जो है मेलों को आयोजन किया जाता है, जिसमें से सर्वाधिक 227 मेले जो है उज्जैन जिले में आयोजित किए जाते हैं और सबसे कम मेले जो है प्रदेश के होशंगाबाद जिले में मात्र 13 मेले जो है वह आयोजित किए जाते हैं। वहीं जो ग्वालियर का व्यापारिक मेला है यह जो है राजस्व के आधार पर सबसे बड़ा मेला है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्व के आधार पर सबसे बड़ा मेला मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो उस मेले का नाम है ग्वालियर का व्यापारिक मेला। राजस्व यानी कि यहाँ पर जो धन या जो मेला लगता है उससे जो आय होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार जो है राजस्व के मामले में यह जो है वह सबसे बड़ा मेला है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर जो है सबसे कम है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन है अलीराजपुर की जो अलीराजपुर जिले की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 78.7% है तथा महिला साक्षरता दर जो है 59.24% है। वहीं मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत यानी कि मध्य प्रदेश की जो भारत की जो साक्षरता दर है 73%, उससे जो है 3.7% जो है कम रही है। कुल साक्षरता दर की दृष्टि से राज्य का जो है 28वां स्थान है। चूंकि जो उस समय गणना की गई थी 2011 में, उस समय मध्य प्रदेश जो देश था उसमें भी 28 राज्य ही थे, क्योंकि 2014 में जो है 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था इससे आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो उस समय भी जो 28 राज्य थे उसमें जो है 28वां स्थान था, यानी कि सबसे निचला स्थान जो था मध्य प्रदेश का ही था। वहीं 2001-11 के दशक के मध्य राज्य की जो कुल साक्षरता दर है उसमें 5.60% की जो वृद्धि है वह हुई है। वहीं राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वह जबलपुर है और यहाँ की जो साक्षरता दर है वह 81% है। वहीं सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वह अलीराजपुर है। चलिए यहाँ पर हमें कमेंट करके आप बताइएगा कि सबसे अधिक जो पुरुष साक्षरता दर है वह किस जिले की है और सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की है। तो इन दोनों जिलों के जो नाम है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता है। विपक्षी दल के नेता प्रमुख को नेता प्रतिपक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है तथा विधानसभा में सत्ता पक्ष की गतिविधियों पर प्रश्न करता है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो उनका नाम है विश्वनाथ यादव राव तामस्कर।
एक बार और नाम देख लीजिए, विश्वनाथ यादव राव तामसकर, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो उनका नाम था जमुना देवी। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर भी एक हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जो जिस पार्टी का नेता या जो विपक्षी दल है उसके पास कुछ बहुमत होता है, तो वह कितना बहुमत होता है या कितना बहुमत जो है विपक्षी पार्टी के पास होना चाहिए, तब जाके जो है वह अपना विपक्ष का नेता या अपना जो नेता है वह सदन में नियुक्त कर सकती है। तो इसका जो जवाब है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।